हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नू गाइडेंस में। मैं आरती। चलिए आइए, आज का वीडियो BHIC 133 का है। भारत का इतिहास 1705 से 1950 तक, है ना, ऐसे ही है। ओके, चलिए इसमें ले लेते हैं यूनिट 10, राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। पहला क्वेश्चन यही क्रिएट हो सकता है कि मध्यम वर्ग की चेतना के उदय का क्या कारण था। ठीक है, ये अभी जस्ट हम ऊपर जो पढ़ के आए ना, सुधार आंदोलन, ये मेन एक कारण था। ठीक है, सामाजिक चेतना जागृत करने का। ठीक है, राइट। तो ये इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मध्यम वर्ग ने दो नवीन तरीके अपनाए थे। ठीक है ना, यानी कि 19वीं शताब्दी में जन आधारित लोकप्रिय आंदोलन और विद्रोहों के अतिरिक्त शिक्षित भारतीय मध्यम वर्ग में एक नवीन चेतना का विकास हो रहा था। और वह मध्यम वर्ग में जागृत इस चेतना ने ही लोकप्रिय असंतोष को एक निश्चित दिशा प्रदान की। यानी मध्यम वर्ग में जो लोगों में एक असंतोष था, और खास तौर पे ऐसे लोगों में जो जागृत थे, जो जागरूक थे, जो शिक्षित थे, उनमें असंतोष था। और वो राष्ट्रीय चेतना के विकास को लेकर के एक महत्वपूर्ण कारक बना। ठीक है, तो शिक्षित जो मध्यम वर्ग था वो भारतीय समाज पर एक आलोचनात्मक दृष्टि डाली जाए, यदि देखा जाए तो जागरूक वर्ग ने उसमें सुधार करने के लिए अत्यधिक प्रयास किया था। और ये सुधार आंदोलन जो थे वो समाज के मध्यम वर्गों तक ही सीमित थे, लेकिन इनका संबंध भारतीय जनता के मध्य राष्ट्रीय स्तर पर भी था। ठीक है, और जनता में एक समान संस्कृति से जुड़े होने की भावना को भी इसने ऊंचा उठाया। और सामाजिक चेतना के साथ साथ जो राजनीतिक चेतना थी उसका भी यहाँ पे विकास हो रहा था। और जो भारतीय शिक्षित वर्ग था, जैसे वकील, व्यापारी, डॉक्टर, अध्यापक आदि पत्रकार लोग जो थे, अंग्रेजी शासन के अंतर्गत कष्टों का सामना, यानी अंग्रेजी शासन जो उनको कष्ट दे रहा था वो उसको सह रहे थे। और साथ ही साथ में जो किसान और जो कामकार करने वाले लोग थे, यह एक वर्ग था जो साम्राज्यवाद और उनके औपनिवेशिक शासन के रूप में अधिक स्पष्ट से उनको समझ चुका था, उनका विश्लेषण भी कर चुका था। और प्रारंभ में इस वर्ग की यह धारणा थी कि संचार साधनों का विकास और रेल लाइन आज जो है भारतीयों के लिए, उनकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं। लेकिन धीरे धीरे जब ये प्रशासनिक तरीके अंग्रेजों ने अपनाए तो सभी चीजें लोगों की समझ में आने लगी कि ये तो सिर्फ यहाँ पे व्यापार करने और पैसा कमाने के लिए ही आए थे, और जो सुख सुविधाएं थी उन्होंने अपने लिए बनाई थी, ना कि भारतीयों के लिए थी। ठीक है ना, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मध्यम वर्ग था उन्होंने दो नवीन तरीके अपनाए थे। पहला तरीका था कि इस वर्ग ने अंग्रेजी नीतियों की आलोचना करते हुए किताबें लिखी, लेख लिखे और समाचार पत्रों के माध्यम से जन जागरण का प्रयास किया। ठीक है, और दूसरा था कि इस वर्ग द्वारा अपनाया गया दूसरा तरीका विभिन्न संगठनों और समितियों की स्थापना की, जिसके द्वारा संयुक्त कार्यक्रम बनाया जा सके। तो दो तरीके थे मध्यम वर्ग द्वारा। पहला, उन्होंने क्या की कि अंग्रेजी नीतियों की आलोचना की थी, आलोचना करते हुए उन्होंने किताबें लिखी, लेख लिखे थे। ठीक है ना, और समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। दूसरा रास्ता था कि जो संगठन और समितियां थी उनकी स्थापना की गई थी और एक संयुक्त कार्यक्रम भी बनाया गया था। तो ये है आपका यहाँ पर मध्यम वर्ग की चेतना का उदय। ठीक है, ओके। चलिए अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है ये देख लेते हैं। ठीक है ना, ओके, राइट। आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि इससे और भी हाँ, संरचना और उसकी भागीदारी, मैंने कहा कि ये इम्पोर्टेंट तो सभी कुछ है। आप पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, जो आ गया तो लगेगा यार उसे पढ़ा नहीं था, जो पढ़ के गया तो लगेगा पढ़ के आया तो आया, नहीं तो इम्पोर्टेंट तो बता नहीं सकते। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देख लेते। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले जो बैठक के आयोजन थे श्रेय ए ओहियोम को जाता है, इससे इनको संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, और ये सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी थे, और सेवानिवृत्त के बाद ही भारत में इन्होंने रहने का फैसला कर लिया था। और लॉर्ड रिपन से इनके बहुत अच्छे संबंध थे, उनके विचारों से वो सहमत थे। क्यों? क्योंकि शिक्षित भारतीयों को लेकर के लॉर्ड रिपन की जो सोच थी वो बहुत अच्छी थी, और वो मानते भी थे कि समय के अनुसार एक ऐसा कदम उठाया जाए, ठीक है ना, जो इस वर्ग की मांगों के लिए एक न्याय संगत व्यवस्था हो, और ये उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं भारतीयों की वो पूरी हो सके। तो उन्होंने कठिन परिश्रम करके अपने सारे संपर्कों को इकट्ठा किया, और दिसंबर 1884 के शुरू में वो रिपन को विदा करने बम्बई गए थे। ठीक है, और वहां
करीब 3 महीने ठहरे और इस संबंध में उन्होंने प्रेसिडेंसी के प्रभावशाली नेताओं से जो शिक्षित भारतीयों के द्वारा उठाए जाने वाले कुछ राजनीतिक कार्यक्रम के बारे में उनसे मशवरा किया, बातचीत की और मार्च 1885 में तय किया कि इंडियन नेशनल यूनियन, यानी शुरू से यही नाम अपनाया गया था, शुरू में इंडियन नेशनल यूनियन का एक सम्मेलन जो है क्रिसमस के सप्ताह के दौरान पुणे में आयोजित किया जाए, ठीक है, किया जाएगा। और शुरू में ही ह्यूम और उसके सहयोगियों ने कलकत्ता में सम्मेलन बुलाने का विचार कर लिया और बाद में उन लोगों ने पुणे में भी आयोजन का निश्चय किया। कहा? कलकत्ता के बाद, क्योंकि वह जगह देश के केंद्र में थी। और पुणे सार्वजनिक सभा की कार्यपालिका समिति ने सम्मेलन की सारी व्यवस्था और आवश्यक कोष इंतजाम करने की जिम्मेदारी ले ली। किसने? पुणे सार्वजनिक सभा ने। ओके लेकिन दुर्भाग्य रहा कि पुणे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के आतिथ्य का अवसर से, मतलब कि पहले राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो पुणे में होना था वो अवसर उसको खोना पड़ा। पुणे में हैजा फैल गया था और इस स्थान को पुणे के जगह से बंबई ले जाया गया और पहली सभा का आयोजन जो है सोमवार 28 दिसंबर 1885 को जो है कहाँ? गोपाल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। छोड़ दीजिए, इतना लिख दीजिएगा कि बंबई में 28 दिसंबर 1885 को आयोजित किया गया, जिसमें 100 लोगों ने भाग लिया। 72 लोगों को सदस्यों की मान्यता दी गई थी और कांग्रेस अध्यक्ष बनने का पहला गौरव बंगाल के WC बनर्जी को मिला। ठीक है, तो कांग्रेस अध्यक्ष का अध्यक्षीय भाषण कांग्रेस के चरित्र और उद्देश्य और उसके कार्य क्षेत्र पर था कि भाई इसका उद्देश्य क्या होगा। किसी पार्टी की अगर स्थापना की गई है तो वहां पे उसके उद्देश्य और उसके जो कार्य है क्या क्या करेगी तो बताना पड़ेगा, वही वहां पे बताया गया था। और कुछ लोगों में यदि कुछ गलत धारणा थी तो उनको भी वहां पे दूर करने की कोशिश की गई थी। ठीक है ना? ओके, तो उद्देश्य क्या थे कांग्रेस के? थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कांग्रेस की स्थापना किस तरह से हुई और उसके उद्देश्य क्या क्या थे, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता। तभी हमने ऊपर देखा कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसके उद्देश्य क्या क्या थे। तो पहला था कि देश के लोगों के बीच मित्रता और आपसी मेल मिलाप को बढ़ावा देना। ठीक है ना? देश के लोगों में ही। फिर नस्ल, धर्म मत और प्रांतों के आधार पर पैदा हुए सभी विद्वेषों को दूर करना, यानी नस्ल, धर्म और प्रांतों के आधार पर जो भी दूरियां हैं, जो भी मनमुटाव हैं, ठीक है ना, उनको दूर करना। राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को इकट्ठा करना और शिक्षित वर्गों द्वारा तत्कालिक मुद्दों पर व्यक्त मतों को दर्ज करना। ठीक है, और जनहित में उठाए जाने वाले कदमों का निर्धारण करना, ये मेन उद्देश्य थे राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, ओके, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या ये संरचना हो सकती है। हाँ, अच्छा, कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंधित विवाद क्या थी, थोड़ा सा एक नजर में देख लेते हैं। ठीक है, विवाद को इस रूप में देखा जाएगा। पहला, सरकारी षड्यंत्र सिद्धांत। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसी भारतीय द्वारा की गई होती तो इसे एक स्वाभाविक तथा तार्किक रूप में स्वीकार, यानी इसे स्वीकार कर लिया जाता। परंतु यह है कि अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की योजना को मूर्त और सुनिश्चित आकार एक अंग्रेज O.U. ह्यूम के नाम के व्यक्ति ने दिया था और जो कई विवादों को जन्म दे दिया। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये था कि ऐसा क्यों हुआ कि कांग्रेस की शुरुआत एक अंग्रेज द्वारा हुई और इसके अलावा A.U. ह्यूम एक अंग्रेज ही नहीं बल्कि भारतीय सिविल सेवा में एक प्रशासनिक अधिकारी भी था। तो ये कहा जाता है कि नौकरी के उपरांत उसे कई ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पता चला जिनसे वह प्रमाणित होता है कि आम जनता के दुखों और बुद्धिजीवी वर्ग के अलगाव ने काफी हद तक आक्रोश इकट्ठा कर दिया था और ब्रिटिश शासक के लिए खतरा पैदा कर सकता था। और 1857 के विद्रोह की यादें जो थी उस वक्त थी ही, तो ह्यूम ने खुद ही कहा था कि उसका उद्देश्य भारतीय आक्रोश को रोकने के लिए एक सुरक्षा यानी सेफ्टी बल्ब का प्रबंध करना है और जिससे अंग्रेजों के विरुद्ध किसी बड़े विद्रोह को रोका जा सके। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी अंग्रेजों के फेवर में ही की गई थी, उनके सपोर्ट के लिए ही की गई थी। ठीक है ना? और बनर्जी ने इस वक्त में ह्यूम डरफिन की सीधी सलाह से काम कर रहे थे और इस आरोप की मजबूती प्रदान की। तो वेरी इंपॉर्टेंट था कि एक अंग्रेज का इसका जो है स्थापित करना और साथ ही साथ में अंग्रेजों का फेवर लेते हुए उनको विद्रोहों से बचाना मेन इसका उद्देश्य था। ठीक है ना? इसीलिए इसमें विवाद बना हुआ है। ठीक है, और एक दूसरा तथ्य भी जो था ये था, ओके राइट, यही तथ्य था
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म एक सुनियोजित ब्रिटिश षड्यंत्र से हुआ, एक षड्यंत्र था ये, और जिसका उद्देश्य था कि शिक्षित भारतीयों के बीच जो असंतोष पैदा है वो शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से उसको शांत किया जा सके, और जो ब्रिटिश के ऊपर एक खतरा है, अंग्रेजों के ऊपर एक जो खतरा है उसको टाला जा सके। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है कि जो कांग्रेस उत्पत्ति के संबंधित विवाद क्या थे। ठीक है ना, ओके तो एक पहला हमने ले लिया यहाँ पे विवाद। ठीक है ना, तो पहला विवाद हमारा क्या था, सरकारी षड्यंत्र सिद्धांत जो उन्हीं की तरफ से था। ठीक है ना, फिर भारतीय विशिष्ट वर्ग की प्रतिद्वंदिता और महत्वाकांक्षाएं भी थी। ठीक है ना, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ मायनों में राष्ट्रीय नहीं थी बल्कि स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा चलाया गया आंदोलन था। ठीक है, इसे कुछ विद्वान मानते हैं और उनका यह भी मानना था कि उनके आर्थिक हितों और संकीर्ण विवादों की पूर्ति के रूप में, साधन के रूप में काम करता था। ठीक है ना, लेकिन इस विचार को भी भारत में चुनौती दी गई और यह बात सच है कि अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए हर कोई शक्ति पाना चाहता है, लेकिन कई अन्य व्यापक कारण भी है जिनको हम दरकिनार नहीं कर सकते, जिनको हम साइड में नहीं रख सकते। और इस तरह की विवेचना रंग भेद में ठेस लगी भावनाओं, जो देशवासी उनकी उपलब्धि और गौरवान्वित होने की भावना, इस बात का बोध होना है कि उनके देशवासियों की हितों की पूर्ति भारत और ब्रिटेन के संबंधों में पुनर्गठन से बेहतर ढंग से हो सकेगी और उपेक्षा करती है। तो एक विदेशी शासन के तहत आकांक्षाओं और कुंठाओं की सामूहिक पहचान ने इस बंधनों को मजबूत कर दिया था और विदेशी शासक ने लोगों की समान आकांक्षा और कष्टों को और बढ़ा दिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक और कई अन्य संगठन राष्ट्रवादी दृश्य आदर्शवाद से प्रेरित थे। ठीक है, और जिसके कारण भारतीय राष्ट्र के हित स्वयं परिवार, जाति, समुदाय के हितों का अधीनीकरण कर दिया। तो भारतीय विशिष्ट वर्ग और प्रतिद्वंदिता और महत्वाकांक्षाएं जो थी, क्योंकि इसके बाद क्या है कि लोग जब एक राष्ट्र की स्थापना, उसकी स्थापना कर दी गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो यहाँ पे जो भारतीय थे वो अंग्रेजों के एक विशिष्ट पद के रूप में आ गए। ठीक है ना, उनमें आपस में ही एक प्रतियोगिता, एक प्रतिद्वंदिता होने लगी थी, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो भी ज्यादा थी। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट हो गया था कि जो भारतीयों को है वो अंग्रेजों के समकक्ष लाया जाए, तो उनके समकक्ष लाया जाएगा तो यहाँ पे जो उनकी आकांक्षाएं हैं, कुंठाएं हैं, उनको यहाँ पे मजबूत किया जा सकता है। ठीक है, फिर अखिल भारतीय संस्था की आवश्यकता भी पड़ी। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना विदेशी शासन की लंबी अवधि के परिणाम स्वरूप जो भी राजनीतिक और सामाजिक धार्मिक परिस्थितियां थी उसका एक फल था। ठीक है, राइट, इतना आप लिख दीजिए यहाँ पे, तो इतना काफी होगा। हालांकि क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मुझे पता है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को आप लेके चलिए। उत्पत्ति के विवाद तो नहीं आएगा, लेकिन कांग्रेस की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी स्थापना कैसे हुई, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर भी जितना बताया अगर उतना आप लिख देंगे तो अच्छे नंबर इसको ला लेंगे। ठीक है ना, ओके। जैसे कांग्रेस की उत्पत्ति में कौन सा सिद्धांत आपको स्वीकार्य लगता है, ठीक है, तो उसमें आपको 4-5 लिखने पड़ेंगे। अच्छा, प्रारंभिक कांग्रेस की कार्यप्रणाली, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि प्रारंभिक कांग्रेस की कार्यप्रणाली क्या क्या थी, तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एक्चुअली क्या था कि पहले के कांग्रेस जनों को शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक आंदोलन में पूर्ण विश्वास था। यानी जो पहले के कांग्रेस थे उनको लगता था कि वो संविधान के हिसाब से आंदोलन करेंगे और शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे तो अंग्रेज जो है उनकी बात को समझेंगे और मानेंगे। ठीक है ना, तो प्रेस तथा वार्षिक अधिवेशन का मंच उनके प्रचार के माध्यम से, तो जो भी प्रचार किया करते थे वो प्रेस के माध्यम से किया करते थे। ठीक है, और प्रेस के माध्यम से ही पूरे साल जो है कांग्रेस का प्रचार किया जाता था। अनेक नेता अंग्रेजी या भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के संपादक थे और वे अपनी लेखनी का प्रभावपूर्ण प्रयोग करते थे। तो बहुत सारे ऐसे नेता थे जो कांग्रेस पार्टी में थे, ठीक है ना, जो समाचार पत्र जो उस वक्त छपा करते थे उनके संपादक हुआ करते थे। ठीक है ना, तो वो समाचार पत्रों के माध्यम से, मतलब अपने कलम के माध्यम से लिख करके वो अपनी बातों को लोगों के सामने लाया करते थे। तो प्रतिवर्ष अधिवेशन का आयोजन कांग्रेस के प्रचार का दूसरा तरीका था। पहला तरीका तो ये हो गया था, ठीक है ना, प्रेस वगैरह के समाचार पत्रों के माध्यम से होता था। दूसरा जो तरीका था प्रचार का वो हुआ करता था अब प्रतिवर्ष यानी हर साल अधिवेशन करना, और ये अधिवेशन का मतलब सभा करना।
और जो अधिवेशन सभा हुआ करता था, इसमें सरकार की नीतियों पर विचार विमर्श किया जाता था, कि मतलब सरकार जो भी नीति बनाती है तो उसके बारे में सोचा जाता था कि सही है कि नहीं है, गलत है, इसमें क्या और सरकार जो है किससे कदम उठा सकती है, क्या और काम करवाए जा सकते हैं, ये सभी चीजें। और प्रभावशाली ढंग से प्रस्ताव जो है इसमें पास किए जाते थे, ठीक है, पारित किए जाते थे। तो इन वार्षिक अधिवेशनों ने मध्यम वर्गीय शिक्षित समुदाय तथा सरकार दोनों का ही ध्यान आकर्षित किया। यानी जो भारतीय वार्षिक अधिवेशन होते थे, इसमें जो प्रस्ताव होते थे वो लाए जाते थे, पारित किए जाते थे, क्योंकि सरकार की नीतियों के, तो जो एक मध्यम वर्गीय जो भी ऊपर पढ़ के आए शिक्षित जो परिवार हुआ वो, और साथ ही साथ में सरकार जो अंग्रेजी गवर्नमेंट सरकार थी, उन दोनों का जो ध्यान है इसकी ओर गया, ठीक है, कांग्रेस की ओर गया। लेकिन सबसे बड़ी कमी यह थी कि अधिवेशन साल में सिर्फ एक बार 3 दिन के लिए होता था। साल में एक बार होता था, वो भी सिर्फ 3 दिन के लिए होता था। सबसे बड़ी कमी इसकी थी। तो 2 अधिवेशनों के अंतराल में काम करते रहने वाला इनका अपना कोई संगठन ही नहीं था। अब मान लीजिए एक बार अगर साल में एक बार एक अधिवेशन रख दिया गया, 3 दिन हुआ, उसके बाद सब लोग अपने अपने रास्ते में हो गए। तो सबसे बड़ी कमी यहाँ पे आई थी। तो कांग्रेसियों का ब्रिटिश सरकार की आधारभूत न्यायप्रियता और अच्छाई में दृढ़ विश्वास था। देखिए बिल्कुल सही है कि जो ये कांग्रेस है ना, पहले अंग्रेजों पे बहुत यकीन करते थे, और उनको लगता था कि अंग्रेज जो कर रहे हैं और जो करेंगे वो अच्छा कर रहे हैं, जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए हमेशा वो अंग्रेजों का फेवर किया करते थे, उनके ऊपर अपना विश्वास था, ठीक है। तो हमेशा अंग्रेजों का वो साथ दिया करते थे, और वे इस विश्वास को लेकर कार्य करते रहते थे कि यदि इंग्लैंड में अंग्रेजों तक भारत की दशा की सही तस्वीर पहुंच जाती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब उनको ये लगता था कि शासन तो इंग्लैंड के हाथ में था, वहां के ब्रिटिश जो महारानी वो चलाया करती थी, यहाँ तो सिर्फ अंग्रेज रहते थे। तो उनको ये लगता था कि अंग्रेज यहाँ पे जो अत्याचार कर रहे हैं वो सिर्फ अपने बलबूते पे कर रहे हैं, अपने मनमाने ढंग से कर रहे हैं। अगर ये बात इंग्लैंड तक पहुंचा दी जाए तो ऐसा कुछ नहीं होगा, उनका ये विश्वास था, ठीक है ना। और वे समझते थे कि नागरिकों और उनके अधिकारों के बीच नौकरशाही जो है वो आड़े आ रही है, ठीक है ना, नागरिक और वो जो अंग्रेज लोग हुआ करते थे। तो इसलिए उनका उद्देश्य भारतीय जनता को जागृत करना था, उनको जगाना था कि अपने अधिकारों को समझ सके कि उन्हें क्या क्या अधिकार मिले हैं, कैसे लेना है। तो ये कांग्रेस ब्रिटिश जनता को भारतीयों की कठिनाइयों की जानकारी भी देना चाहती थी, और उसे भारत के प्रति अपने कर्तव्य की याद भी दिलाना चाहती थी कि आपके क्या क्या कर्तव्य है भारत के लिए, वो आपको करना है, ठीक है। और अंग्रेजों तक भारत की दुर्दशा की सही तस्वीर पेश करने के इरादे से जो है एक भारतीय नेताओं का जो प्रतिनिधि मंडल है वो विदेश भी, इंग्लैंड भी भेजा गया है, ठीक है। और 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना हुई, और अपने प्रचार कार्य के लिए इस समिति ने 1890 में अपने मुख्य पत्र इंडिया को शुरू किया। किसके लिए? प्रचार पत्र के लिए, प्रचार प्रसार के लिए अंग्रेजों ने 1890 में एक मुख्य पत्र जो है जिसका नाम इंडिया रखा उसको शुरू कर दिया, और ब्रिटिश सत्ता तक भारतीय दृष्टिकोण पहुंचाने के मेन उद्देश्य से दादा भाई नौरोजी को, ठीक है ना, अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में बिताया दादा भाई नौरोजी ने, और वे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए, और वहां उन्होंने भारत के शुभचिंतकों का एक प्रभावशाली दल भी गठित कर दिया। तो ये अंग्रेज जो ये कांग्रेस है, इनकी प्रारंभिक कार्य प्रणाली थी, ये भारत को आजादी नहीं दिलाना चाहते थे, ये सिर्फ इतने, इनका अंग्रेजों पे यकीन था, और ये चाहिए, इनका ये मानना था कि अंग्रेज जो कर रहे हैं, मतलब जो अंग्रेज जो इंग्लैंड गवर्नमेंट कर रही है वो हमारे लिए अच्छा कर रही है, जो करेगी अच्छा करेगी, उनके साथ में थे, और उनके कार्यों पर ये विचार विमर्श किया करते थे। उनका ये मानना था कि जो अंग्रेज यहाँ पे रह रहे हैं, जो अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे हैं, वो यहाँ बुरे हैं, वो लोगों के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं। उनकी निष्ठा इंग्लैंड की सरकार के प्रति बिल्कुल बनी हुई थी, उनको उन पे विश्वास था, ठीक है ना। तो ये आपका प्रारंभिक कांग्रेस की कार्यप्रणाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या नरम और गरम दल आएगा? देख लो इसे, नरम दल उदारवादी है, छोड़ देती हूँ क्योंकि एक भी क्वेश्चन इससे नरम गरम दल से नहीं आया। अब इस बार आ जाए तो अलग बात है, ठीक है ना। हम लोगों ने ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखा है तो उसमें कहीं भी नरम और गरम दल, उदारवादी उग्रवादी दल नहीं था, ठीक है ना, राइट। फिर भी एक नजर देख लीजिए कि इसमें नेता कौन कौन से थे, तो आप थोड़ा सा इसे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके ओके, चलिए। एक्चुअली ये नरम और गरम दल क्या है? देखिए ये था, मैंने कहा था ना कि जो कांग्रेस है वो सरकार के ऊपर निष्ठावान थी, सरकार के ऊपर उसको विश्वास था, ठीक है ना। तो इसलिए जो भी मांगे मतलब कांग्रेस की तरफ से रखी जाती थी तो उनको लगता था कि सरकार जो इन मांगों को मानेगी, ठीक है ना, राइट। और उनकी मुख्य मांगे जो है लगभग बहुत सारे जो कार्यक्रम इन्होंने अधिवेशन किए थे सेम वही बनी रही जो पहले 3-4 अधिवेशनों में पेश की गई थी। यानी कांग्रेस
कांग्रेस की जो मांगे थी वो जो पहले से 3-4 अधिवेशनों में रखी गई थी, पहले के अधिवेशन में, वही अब उसके बाद उन्होंने 3-4 अधिवेशन किया, 3-4 उन्होंने संस्थाएं की वहां पे, मतलब समितियां बुलाई, सभी में सेम वही मांगे रखी जो पहले के अधिवेशन में थी। तो कांग्रेस का यह काल नरम दल का युग यानी उदारवादियों का युग कहलाया। क्यों कहलाया? एक मांग को ये बार बार 4 साल तक क्यों रखते रहे? अगर इनकी एक बार ये मांगे पूरी नहीं की गई तो क्यों इन्होंने विरोध नहीं किया, क्यों इन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया कि जिससे अंग्रेज इनको मांगों को मान ले? इसलिए नहीं किया कि इस काल में नेतागण अपनी मांगे बड़े संयत रूप से रख रहे थे, बहुत ही संयत को बोलते हैं बहुत ही उसके साथ में रखना, मतलब वर्ड अब दूसरा नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा इसको। संयत का मतलब कि बहुत ही देख लीजिएगा। वे सरकार को नाराज नहीं करना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि जो सरकार है वो क्या हो, नाराज हो, और इस बात का भी वो खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे कि सरकार नाराज होकर उनकी गतिविधियों का दमन करे। मतलब जो एक तरह से अधिवेशन चलाते हैं, जिस तरह से कांग्रेस का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, समाचार पत्रों में लेखन का काम कर रहे हैं, सरकार कोई इंटरफेयर नहीं कर रही है, कोई भी दखल उनके काम में नहीं दे रही है, तो वो भी नहीं चाहते थे कि कुछ ऐसा वो काम करे जिससे सरकार जो है उनसे नाराज हो जाए और उनके जो भी प्रचार प्रसार का काम है वो बंद हो जाए, ठीक है ना। तो 1885 से 1892 तक उनकी मुख्य मांगे यही थी। सोचिए 1885 से 92 तक का मुख्य मांगे जो एक मांग रखी गई थी वही थी, और मांग क्या थी कि विधान परिषदों का विस्तार व सुधार हो। ये मांग थी कांग्रेस की, जो विधान परिषद है उसका विस्तार किया जाए, उसमें सुधार हो, काउंसिल के सदस्यों में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हो। जो काउंसिल के सदस्य होते थे उसमें अंग्रेजों के प्रतिनिधि हुआ करते थे, तो यहाँ पर अंग्रेज जिन्हें चुनते थे वो होते थे। तो उनका मानना है कि काउंसिल के सदस्य जो चुने जाते हैं उनमें जनता के द्वारा चुने हुए होने चाहिए और काउंसिल के अधिकारों में वृद्धि हो। 3 मांगे यहाँ पर अंग्रेजों की थी। मांगे यदि आता है कि कौन कौन सी मांगे थी, ये उदारवादी की मांगे थी, ये उदारवादी दल कहलाता है, ठीक है ना, जो अंग्रेजों से कोई भी चीज मोल नहीं लेना चाहता था, खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। तो पहला क्या था? पहला यहाँ पे था विधान परिषदों का विस्तार सुधार, दूसरा था काउंसिल के सदस्यों में जनता के चुने हुए आए और काउंसिल के अधिकारों में वृद्धि हो। बस इतना हमने आपको बता दिया, ठीक है ना, ये उदारवादी हो गया। अब उग्र दल देख लेते हैं, गरम दल। नरम उदारवादी देख लिया, थोड़ा सा उग्र दल देख लिया। यदि आ जाए टिप्पणी वगैरह के लिए तो आप लिख दे, ठीक है ना। चलिए, तो 1904 से 1905 के आसपास जो समूह कांग्रेस में प्रभावशाली हुआ, ठीक है, इसको गरम दल कहा गया। अब गरम दल का मतलब क्या था? देखिए, पहले अंग्रेजों के प्रति, इंग्लैंड सरकार के प्रति इनकी निष्ठा थी, इनकी विश्वास थी, इनको ये लगता था कि जो ये काम कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे हित के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले उदारवादी दल बने। उदारवादी दल में रहते हुए अंग्रेजों को नाराज नहीं करना चाहते थे, खफा नहीं करना चाहते थे, वरना अंग्रेज को तो पता है फिर वो क्या करते, तो वो कोई रिस्क मोल नहीं लेना चाहते थे, कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे, ठीक है। तो उदारवादी ने जो बुद्धवाद और पाश्चात्य आदर्शों को अपनाया था, उसके कारण में भारत में जनसाधारण से बहुत दूर चले गए। तो जो ये उदारवादी थे उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति को, पाश्चात्य चीजों को अपना लिया था, ठीक है ना, अंग्रेजों के फेवर में थे ये। तो इसलिए लोगों से धीरे धीरे दूर होते चले गए और जो उनके उच्च आदर्श के बावजूद जनसाधारण पर अपना प्रभाव जमाने में अब कमजोर दिखाई देने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे जरूरी था कि कोई एक ऐसे समूह आए जो जनता और राजनीतिक जो नेतृत्व है उसके बीच की जो खाई है, यानी कि जो कांग्रेस, जो उदारवाद है और जनता के बीच की जो खाई है उसको भर सके, ठीक है। और सभी पाश्चात्य वस्तुओं की प्रशंसा और उनकी नकल करने की प्रवृत्ति के स्थान पर 19वीं शताब्दी के 90 दशक में एक ऐसा आंदोलन चला जिसमें लोगों को अपनी प्राचीन सभ्यता की ओर लौटने के लिए कहा गया, यानी कि पश्चिमी सभ्यता को, पाश्चात्य सभ्यता को, पाश्चात्य वस्तुओं को, अंग्रेजों की जो बढ़ाई है उनको छोड़ करके अपनी प्राचीन सभ्यता को अपनाने के लिए कहा गया, ठीक है। और राजनैतिक उग्रवादी जिन्हें कहा गया और जिन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत से प्रेरणा ग्रहण की और परम राष्ट्रवादी थे और यह चाहते थे कि भारत सब देशों के समान स्तर और आत्मसम्मान के साथ मिले, क्योंकि उनमें आत्मसम्मान कूट कूट कर भरा था और वो अपना सर ऊंचा रखना चाहते थे। वे नरम दल यानी उदारवादियों को अंग्रेजों का चापलूस कहते थे, बिल्कुल सही भी था ये, और उन्होंने उसका विरोध किया। और उग्रवादियों की दृष्टि में मुक्ति केवल राजनीतिक तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका अर्थ कहीं अधिक व्यापक और गूढ़ था, ठीक है ना। यही कहलाता है गरम दल। इनका खून जो था बहुत गरम था। गरम दल देश के 3 भागों में सक्रिय था, ठीक है। महाराज दल के नेता थे कौन? तिलक पहले थे,
बंगाल दल के नेता बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो तथा पंजाब दल के नेता लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है ना, गरम दल को कहा जाता है, राइट, लाल बाल पाल। ठीक है, अब इतना हमने इनको देख लिया नरम गरम का। अब हम लेंगे बंगाल विभाजन, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन तो पहले भी देख चुके थे, कर्जन की नीति है बंगाल विभाजन, बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम ले लेते हैं। ओके, राइट। चलिए, बंगाल विभाजन, बंगाल को विभाजित करने की जो नीति थी वो लॉर्ड कर्जन की थी, ठीक है ना। और जो उसकी योजना थी वो धीरे धीरे 1 जून 1903 में उसने सीमा पुनर्गठन को लेकर 2 फरवरी 1905 तक विभाजन की योजना लंदन में गृह प्रशासन को भेज दी गई थी, ठीक है, और यहाँ पर उसे साकार कर लिया गया। तो 19 जुलाई 1905 को भारत सरकार ने नए प्रांत यानी पूर्वी बंगाल तथा असम के बनाए जाने की घोषणा कर दी, जिनमें चटगांव, ढाका तथा राजशाही डिवीजन और त्रिपुरा, मालदा, असम के इलाके शामिल थे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल एक नए अस्तित्व में आ गया, एक नए प्रांत के रूप में आ गया। तो जो बंगाल में विभाजन किया गया, तो विभाजन विरोधी आंदोलन भी यहाँ पर जो है राष्ट्रीय तरीके से शुरू हुआ, नरमपंथी राष्ट्रीय तरीके से, ठीक है ना। और इसमें तीव्र प्रचार तथा रोषपूर्ण विरोध के अंश थे। समाचार पत्रों में भी विभाजन के विरुद्ध जो है एक अभियान छेड़ा गया, मतलब समाचार पत्रों के माध्यम से भी उसका विरोध किया गया और बहुत सारी सार्वजनिक सभाएं भी की गई और सरकार को इस कदम को वापस लेने के लिए ज्ञापन भी दिया गया कि आप इस अपने कदम को यानी बंगाल विभाजन को वापस ले लीजिए। और कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बहुत बड़ी सभा आयोजित की गई, जिसमें जिले से बहुत सारे प्रतिनिधि लोग आए थे और उन्होंने अपनी भावनाओं को, दुखित, क्षतिग्रस्त यानी दुखित जो भावनाएं थी उन्होंने उसमें व्यक्त की। वे सब बहुत प्रभावशाली था, जिससे विभाजन के विरुद्ध मध्यम वर्ग की स्थिति बहुत ही स्पष्ट हो गई थी। लेकिन भारत और ब्रिटेन के उदासीन प्रशासन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा और इन तरीकों की असफलता के कारण 1905 के मध्य में एक नई तारीखों की खोज की गई और जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, यानी बहिष्कार एक हथियार के रूप में अपनाया गया। और यही आपका था स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। किसके लिए किया गया था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध किया गया था, ठीक है ना। तो बहिष्कार का सुझाव 3 जुलाई 1905 को कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी अखबार में दी थी और 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल की एक सभा में कुछ लोगों ने मान लिया और रविन्द्रनाथ टैगोर और त्रिवेदी ने विभाजन के 2 दिन को रक्षाबंधन यानी भाईचारे के रूप में इसे माना, ठीक है ना। भाईचारे के रूप में एक दूसरे के कलाई पर धागा बांधा था और यहाँ पे आराधन यानी शोक के कारण घर में चूल्हा न जलाने की प्रथा के रूप में मनाने का आह्वान किया और इस कार्रवाई को, आंदोलन को एक नया उत्साह मिला। तो विभाजन तो है ही, ये बंगाल विभाजन कैसे वो हमने बता ही दिया। यहाँ पे स्वदेशी जो बहिष्कार था वो क्या था, तो बंगाल विभाजन का विरोध दिखाने के लिए ही यहाँ पे स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। तो यहाँ पे ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के बाद क्या हुआ, स्वदेशी का समर्थन किया गया। लोगों से राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में भारत में बनी वस्तु खरीदने के लिए अनुरोध किया गया कि जो भारत में बनी वस्तुएं आप उन्हीं को खरीदिए, जो विदेशी वस्तुएं उनको बहिष्कार करिए। चरखा देश की जनता की आर्थिक यानी जनता को आत्मनिर्भर बनाने वाली जो एक चरखा था वो देश का, यहाँ के लोगों का प्रतीक बन गया। हथकरघा की बनी वस्तुओं को बेचने के लिए आयोजित स्वदेशी मेले का एक नियमित विशेषता बन गई, यानी जो लोग हथकरघे से अपनी वस्तुएं बनाते थे उनको एक स्वदेशी मेले के माध्यम से बेचा जाता था। तो स्वदेशी या भारतीय उद्यम के लिए एक नया उत्साह हो गया और बहुत से विशिष्ट भारतीय उद्योग जैसे कि कलकत्ता, बंगाल और बंग लक्ष्मी कॉटन मिल्स, सभी ऐसे मिल्स थे जिन्होंने शुरू कर दिए थे। तो ये है आपका स्वदेशी आंदोलन। इसे आप आराम से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, ठीक है, राइट, ओके। यहाँ पे इसी बीच ब्रिटिश वस्तुएं बेचने वाली दुकानों के सामने धरने रखे गए। सरकार के नियंत्रित शैक्षिक संस्थान थे जो सरकार के द्वारा चलाए जाते थे, उनका भी यहाँ पे बहिष्कार शुरू किया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा धरना दे रहे विद्यार्थियों को संस्थानों के अनुदान, छात्रवृत्तियां वापिस लेने की धमकियां दी गई, ठीक है ना। वहां से उनको निष्कासित करने के लिए विद्यार्थियों को फाइन भरने और कॉलेज से निकालने की भी धमकी यहाँ पर दी गई। विद्यार्थियों ने दासता
के इन स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ देने का भी फैसला कर लिया और स्कूलों और कॉलेजों के बहिष्कार से स्वदेशी आंदोलन के नेताओं को बंगाल में समानांतर शिक्षा व्यवस्था चलाने के लिए बाध्य होना पड़ा और जल्द ही अपीलें जारी की गई और एक अनुदान एकत्र किया गया और विशिष्ट व्यक्ति राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम बनाने लगे, ठीक है ना। और इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई जो 1906 को शुरू किया गया और बाद में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में परिवर्तित हो गया, ठीक है, राइट। चलिए, और उसके बाद यहाँ पर जो है विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय प्राइमरी स्कूल एवं सेकेंडरी स्कूल की स्थापना हुई थी। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय, इसे हम नहीं लेंगे, ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा, ओके, राइट। अब ये जो पीडीएफ है ये फिनिश्ड हो गई है, हमारा ये लेसन यहाँ पे खत्म हो गया है। अब दूसरा क्या है, महात्मा गांधी के तहत राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें क्या हो सकता है, क्या महात्मा गांधी से कोई क्वेश्चन पूछा था? एक एक नजर देख लें या दूसरे वीडियो में ले लें या इसी में ले लेते हैं, ठीक है, इसी में चलिए ले लेते हैं। गांधी की वैचारिक साधन और लामबंदी के तरीके इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए देखते हुए चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट लगेगा उस चीज को हम बता दें। हालांकि इसको नहीं लूंगी, ये ऑलरेडी हमारे उस वाले वीडियो में डला हुआ है, ठीक है ना, EHI 1 वाले में ऑलरेडी ये डला हुआ है, तो प्लीज आप उसे वॉच कर लीजिएगा। हाँ, गांधी जी के आंदोलन कौन कौन से थे, आंदोलन जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आंदोलन से पूछ दे। तो सत्याग्रह उनका आंदोलन था, ठीक है, राइट। फिर अहिंसा, मतलब उनके हथियार कौन कौन से, एक तरह से उनके अपने उसको व्यक्त करने का तरीका क्या था, तो सत्याग्रह था, यानी कि और जो उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया, मेन अहिंसा का था, उनकी विचारधारा जो थी सत्याग्रह की थी, ठीक है ना, साथ में अहिंसा भी था, ठीक है, और साथ में धार्मिक प्रतीकों का उपयोग वो करते थे, तो दृष्टिकोण थे गांधी जी के, ठीक है, जो वो अपनाते थे अपने जीवन में। हिंद स्वराज का विचार उनका था, ठीक है, ओके, राइट, ओके, गांधी दर्शन के, और स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी का भी उन्होंने प्रचार किया था, ठीक है। गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश, तो जब वो वहां से दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे तो यहाँ उन्होंने देखा कि जैसे दक्षिण अफ्रीका से भी ज्यादा बुरी कंडीशन जो थी वो यहाँ पे भारत में थी लोगों की, और उन्होंने यहाँ पर चंपारण में जन लामबंदी आंदोलन किया था, यानी बिहार के तिरहुत मंडल में, बिहार में एक चंपारण स्थान है जहां पर लंबे समय से कृषकों में असंतोष फैला हुआ था और यूरोपीय जो बागान मालिक थे ना इस क्षेत्र में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से नील के बागान और फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी, ठीक है ना। और जो चंपारण था वो अधिकांश जो क्षेत्र था केवल 3 भूस्वामियों के अधीन था, यानी वहां भूस्वामी बना दिए गए थे और उस पे वो किसानों से खेती करवाते थे, किसकी, नील की करवाते थे, ठीक है। तो ये जो भूस्वामी होते थे बेतिया, रामनगर और मधुबन के जागीरों के मालिक थे, और इनमें बेतिया की जागीर सबसे बड़ी थी और उसमें लगभग 1500 गांव आते थे। तो भूस्वामी स्वयं जागीर की देखभाल न कर उसे ठेके पर देते थे और ठेकेदारों में सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग यूरोपीय बागान मालिकों का था। तो यहाँ पर असंतोष का मुख्य कारण था कि किसानों को भूमि पर स्थायी अधिकार प्राप्त नहीं था, ठीक है ना, यानी उन्हें बागान मालिकों से जमीन के पट्टे लेने होते थे और ऐसे पट्टे उन्हें इस शर्त पर दिए जाते थे कि वे एक निश्चित भूभाग पर केवल नील की खेती करेंगे और इसके बदले में बागान मालिक किसानों को कुछ अग्रिम धनराशि दे देते थे। तो यह थी असंतोष की भावना और इस व्यवस्था के अंदर नील की खेती की जाती थी। 3 कठिया कहलाती थी, क्यों, क्योंकि 3% भाग उनको वहां पे देना पड़ता था। किसान को अपनी भूमि का 20वां का 30% हिस्से केवल नील की खेती ही करनी होती थी और अधिकांशतः उसकी भूमि में सबसे अधिक उपजाऊ हिस्से उसे नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था, जो सबसे उपजाऊ हिस्सा हुआ करता था। तो 3 कठिया अवस्था में 1908 में कुछ सुधार लाने की कोशिश की गई, परंतु किसानों की गिरती हुई हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो बागान मालिक ने किसानों को अपनी उपज एक निश्चित धनराशि पर केवल उन्हें ही बेचने के लिए बाध्य करते थे और धनराशि बहुत कम होती थी। तो इस समय जनवरी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम नीले रंग का उत्पादन कर लिया और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि विश्व के बाजारों में भारतीय नील की मांग गिर गई, यानी भारतीय नील की मांग की कमी हो गई और चंपारण के अधिकांश बागान मालिकों ने महसूस किया कि नील के व्यापार में उन्हें अधिक मुनाफा नहीं होगा, लेकिन मुनाफे को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने घाटों के किसानों पर लादना, जो उनका घाटा था वो किसानों के ऊपर लादना शुरू कर दिया, ठीक है। और उन्होंने किसानों से कहा कि यदि वे उन्हें एक बहुत बड़ा मुआवजा दे दे तो किसानों को नील की खेती से मुक्ति मिल सकती है। अब किसान कहां से मुआवजा लेके आएंगे, कहां से पैसे देंगे, पैसे तो उनको मालिकों की तरफ से ही मिला करते थे। तो ये मेन समस्या थी यहाँ पे चंपारण में, जो किसी ने ध्यान नहीं दिया और गांधी जी आए, गांधी जी ने इस पर ध्यान दिया। बहुत लंबी स्टोरी, इसे आप देख लीजिएगा, मेन जो था मैंने आपको वो बता दिया, ठीक है ना, ओके, राइट। चलिए
ये पढ़ लीजिएगा, ये EHI 1 में है। खेड़ा में भी गांधी जी ने दूसरी बार हस्तक्षेप किया था, ठीक है, इसे भी देख लीजिएगा, ये EHI 1 में देख लीजिएगा, सबके थंबनेल डले हुए हैं तो आपको ज्यादा सर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अहमदाबाद भी है, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके राइट, सभी के थंबनेल है, आप एक बार वो वीडियो अगर देख लेंगे तो 100% बहुत अच्छे से आप पास हो जाएंगे। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, इसका भी वीडियो डला हुआ है उसी में, तो प्लीज इन्हें आप वॉच कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट मैं भी कह दे रही हूँ, रॉलेट एक्ट से क्वेश्चन भी आता है और रॉलेट एक्ट से क्या आता है, इसमें टिप्पणी भी करने के लिए आती है, तो प्लीज इसे वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। ओके राइट, और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है मैं वो आपको बता देती हूँ, जब सभी के वीडियो। असहयोग आंदोलन भी देख लीजिएगा, हाँ खिलाफत का मुद्दा देखिएगा, इससे क्वेश्चन आया था, क्योंकि इसके वीडियो ऑलरेडी जब डले हुए हैं तो इनको दोबारा लेने और बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। EHI 1 असहयोग आंदोलन के मुख्य चरण कौन कौन से थे, ये देख लीजिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, ठीक है। ओके अब ये गांधी जी के मेन आंदोलन थे जो जो चलाए गए थे, ठीक है ना। राइट, इसे आप देख लीजिएगा कि उनके कौन कौन से आंदोलन थे, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। गांधी इरविन समझौता, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, तो इसमें मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट बता दे रही हूँ, अभी वीडियोज आपके लिए मैं लेके आऊंगी और कोशिश करूंगी भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है, ठीक है ना, कि एक लाइव क्लास आपकी कल सुबह ले लूं, ठीक है ना। आपके एग्जाम ये सेकंड टाइम में है ना, तो मैं जो है सुबह एक लाइव क्लास ले लूंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लेंदी है आपका यूनिट है, ये खत्म भी हो गया है, तो ये इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो 100% पूछे जाएंगे। अच्छा ये तो हम ले चुके हैं, इसका वीडियो तो ऑलरेडी मैंने डाल दिया सांप्रदायिकता के बारे में, तो चलिए फिर और भी हम देख लेंगे, जो आपके कुछ यूनिट रह गए होंगे हम उनको ले लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय।